विधानसभा के? जहाँ तक चुनाव लड़ने का मेरा सवाल है, व्यक्तिगत तौर पे मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। लेकिन जब चुनाव होंगे तो पार्टी चुनाव लड़ेगी और जो जिम्मेवारी मिलेगी, क्योंकि मैं एक पार्टी का सदस्य हूँ, उन जिम्मेवारियों का मैं निर्वहन करूँगा। गठबंधन की भी बात चल रही है, जो लाल झंडे के लोग हैं उनका महागठबंधन के साथ जो है अलायंस, यानी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ, उस पर बातचीत लगभग फाइनल होती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरह की खबरें मिल रही हैं बिहार से भी कि काफ़ी मामला आगे बढ़ चुका है और लगभग ये तय माना जाए कि ये एक गठबंधन बन के तैयार होगा। अब क्या लगता है कि ये होगा या नहीं होगा? मेरी ये व्यक्तिगत समझ है और हमारी पार्टी भी ये समझती है कि देश में जो अभी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में तमाम विपक्षी दलों को जो इस बात में भरोसा करते हैं कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना ज़रूरी है, इस देश में जो सेकुलरिज्म में बिलीव करने वाली ताकतें हैं, जो प्रगतिशील शक्तियां हैं, जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, उनको इकट्ठा होकर के यह जो मौजूदा शासन है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए कि तमाम लोगों को मिलकर के राज्य को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, और एक जो फर्जीवाड़ा देश में चल रहा है उस फर्जीवाड़े से मुकाबला करने के लिए जनता के जो असली मसले हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आत्मसम्मान, इन सवालों पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, एक मजबूत गठबंधन हो और एक मजबूत लड़ाई देश और समाज को बचाने के लिए। आपने पीढ़ी की बात की कन्हैया साहब, तो कितनी इम्पोर्टेंट है ये नई पीढ़ी और किस तरह से देखते हैं आप इसको कि ये जो पुराने लोग हैं वो साइड हो गए? अब ये चुनाव तो मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिव होंगे या और दूसरे जितने पुराने चेहरे थे वो, ये यंग जो चेहरे हैं ये ज़्यादा वोकल भी हैं, एक्टिव भी हैं। जब हम कहते हैं नई पीढ़ी, तो नई पीढ़ी में सिर्फ कुछ चेहरे नहीं होते हैं। मुझे राजनीति में चेहरे से ज़्यादा मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है और मुझे लगता है कि ये जो ब्रांड की पॉलिटिक्स होती है, इस ब्रांड की पॉलिटिक्स से बाहर आकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ब्रांड हो, उनके लिए सबसे प्रमुख सवाल ये है कि वो जिस पीढ़ी से आते हैं उस पीढ़ी के जो सवाल हैं, उस सवालों को हम कितनी प्रमुखता से उठाते हैं। और एक ही सवाल अगर दो अलग अलग लोग उठा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको मिल करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करना चाहिए। क्या बात थी कि बेगूसराय सीट पर मूंछ की लड़ाई बन गई बिटवीन आरजेडी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? बेगूसराय के सीट को लेकर के मुझे नहीं पता कि उस वक्त जो महागठबंधन बना था उनकी क्या समझदारी थी, उन्होंने क्यों वहाँ पे जो है अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया। लेकिन हमारी समझदारी बिल्कुल स्पष्ट थी। मैं आपको बता दूं कि बिहार में 40 लोकसभा के सीट हैं और हमारी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पे चुनाव लड़ी, बाकी 38 सीटों पे महागठबंधन को ही अपना समर्थन दिया। अगर ये मूंछ की बात होती, अगर ये झुकने झुकाने की बात होती तो हम 40 सीट पे अपना कैंडिडेट खड़ा करते। और अगर हम 40 सीट पे अपना कैंडिडेट खड़ा करते तो वोट का डिवीज़न कहाँ होता? वोट का डिवीज़न एंटी एनडीए कैंप में होता, जिसका सीधा फ़ायदा किसको मिलता? सीधा फ़ायदा भाजपा को मिलता। बिहार की जो लेफ्ट की ताकत है उसकी बात करते हैं कि एक ज़माना था कि जब लाल झंडा बहुत मजबूत हुआ करता था बिहार में, बड़े बड़े नेता वहाँ हुए और काफ़ी प्रभाव था, कभी बड़े आंदोलन भी लड़े। लेकिन क्या वजह रही कि पिछले विधानसभा के चुनाव में न सीपीआई को सीट आई, न सीपीएम को सीट आई, सिर्फ सीपीआई एमएल को 3 सीटें आई हैं। ये रिप्रेजेंटेशन, लाल झंडा जो है क्या वो कहा जाता है ना कि जब वो झंडा बदरंग होता है तो उसका तो क्या कारण रहा कि इतनी सिकुड़ गई लाल झंडे की ताकत उन इलाकों में जहां कभी दबदबा हुआ करता था? 2015 में भी तीनों वामपंथी पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही थी और वो एक लेफ्ट फ्रंट का अलायंस था और उस लेफ्ट फ्रंट के अलायंस में सीपीआई एमएल को 3 सीट मिलता है। बाकी जो वामपंथी पार्टियां हैं वो खाता नहीं खोल पाई और कई जगह पे वो सेकंड किए या थर्ड किए, तो उनका एक जनाधार आज भी बिहार में है। एक चीज़ जो है जो वो व्याख्या करते हैं वो ये कहते हैं कि इसकी लीडरशिप लेकिन अपर कास्ट के हाथ में रही, लाल झंडे की। और डी राजा भी अगर आए तो बहुत बाद में आए, लेकिन उससे पहले वो हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि जब वो डी राजा को जो है उस पद पर रखा गया उस वर्ग के किसी को। लेकिन उससे पहले की लीडरशिप जो है जितनी भी रही है, कभी अपर कास्ट जो है वो लीडरशिप करता था, लेकिन ये वोटर बेस ये था और जो सपोर्टर बेस था वो दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटीज़। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है
कि लीडरशिप जो है वो सिर्फ एक कास्ट के पास है। अगर मैं सिर्फ अपनी ही पार्टी के सेक्रेटेरिएट की बात करूं तो सभी वर्ग और जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व है उसमें। अगर मैं पार्लियामेंट में लोगों को के प्रतिनिधित्व की बात करूं तो मैं पूछता हूं कि सीपीआई से एमपी कौन थे बिहार से? भोला मांझी थे, दलित कम्युनिटी से थे। तो क्या लीडरशिप उनके पास नहीं था? आज की तारीख में रिजर्वेशन को लेकर क्या स्टैंड है आपका, चूँकि 10% अपर कास्ट के लिए रिजर्वेशन लागू हो गया है? हमारा स्पष्ट मत है, समाज के हर वर्ग को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और इस पे हमारी स्पष्ट राय है कि कोई भी देश, कोई भी राज्य अगर अपने सभी नागरिकों का ख्याल नहीं रखता है तो वह एक मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता है। इस देश में जो रिजर्वेशन दिया गया था वो इसीलिए दिया गया है कि ताकि समाज में एक बराबरी लाई जा सके और मैं बराबरी का समर्थक हूँ। और बराबरी समाज में कैसे लाया जाए, समानता कैसे लाया जाए, सबको बराबर का आत्मसम्मान कैसे दिया जाए, मैं इस बात की मुखालफत करता हूँ। एक चीज़ जो हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर भी और एआईएसएफ पर भी कि उसके निशाने पर ज़्यादातर बीजेपी और आरएसएस ही रहे हैं। यही वजह है कि जो दूसरे और बड़े मुद्दे हैं उसको छोड़कर ज़्यादातर वक्त जो है उसी पे डिवोट कर दिया कि कैसे बीजेपी और आरएसएस को गिराया जाए या उसको नीचा दिखाया जाए। और उस तरह का एक वो बिल्डअप करने की वजह से क्या हुआ कि जो सोशल इश्यूज थे वो गौन होते चले गए और मेजर इशू यही हो गया कि भाई कैसे भिड़ा जाए और कैसे जो है वो किया जाए। ये लोगों को लगता है सत्ता को बराबर सवाल पूछते रहना चाहिए, यही देश हित है, यही लोकतंत्र है। और जो लोग देश हित की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, उनको ये समझना होगा कि पावर पे अगर आप अंकुश नहीं रखेंगे, अगर उनसे आप कठिन प्रश्न नहीं पूछेंगे तो पावर बेलगाम हो जाएगा। इस पावर पर लगाम लगाए रखने के लिए, लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए सत्ता पे बैठे लोगों से सवाल पूछना जरूरी है। और आज भाजपा और आरएसएस अगर सत्ता पे काबिज है तो उससे सवाल पूछा जाना चाहिए, गर्व से पूछा जाना चाहिए। और यही भारतीय परंपरा है। भारतीय परंपरा में आलोचना की परंपरा जो है वो एक ऐतिहासिक परंपरा। चलिए एक कठिन सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, तब जब आपने इतना कहा, ये आपस में जो वाम दलों का झगड़ा है, सीपीआई की सीपीएम से नहीं बनती, सीपीएम की सीपीआई-एमएल से नहीं बनती, एमएल की बाकी दोनों से नहीं बनती, और हमेशा जो है कभी एक लाल झंडे की जो ताकतें हैं वो एकजुट होने में बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है और लेकिन उसके बाद भी एकजुट नहीं हो पाते, निकल जाती। ये क्या वजह है कि ये लाल झंडे के जो फोर्सेस हैं, लेफ्ट फोर्सेस हैं, ये एक साथ क्यों नहीं आ पाते? जब कई तरह के लोग होते हैं तो चीज़ों को देखने के नज़रिए को लेकर के सहमति और असहमति हो जाती है। सहमति और असहमति होना ये मानवीय स्वभाव है, लेकिन इसमें जो दिक्कत की बात है कि आप असहमतियों पे तो ध्यान देंगे लेकिन सहमतियाँ कितनी हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ये टूट हो जाता है। और मेरा मानना है ये आज की विपरीत परिस्थिति में एक अच्छी बात ये हुई है कि आज लोग असहमतियों को छोड़ करके सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन चीज़ों पे सहमति है उस पे एकता बनाने का प्रयास किया जाए। एकता किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी विचारधारा के लिए, किसी भी पार्टी के लिए ज़रूरी है। और ये एकता बनेगी कैसे? जब हम असहमति के साथ साथ सहमति का भी सम्मान करेंगे। अब बात होती दिल्ली दंगों की, आपके पुराने साथी उमर खालिद, वो उनको जेल हो गई, उनको पकड़ लिया गया। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें आपका भी नाम रहता है कि आप आ रहे हैं, लेकिन आप नहीं जाते हैं उसमें। बात सिर्फ एक उम्र की नहीं है। आप देख लीजिए कि दर्जनों लोगों को जेलों में बंद करके रखा गया है, उसी कड़ी में इनको भी जेल में डाला गया है। तो ये साफ है कि जो सत्ता अभी काबिज है देश में, वो चाहती है कि जो डिसेंट के वॉइस हैं उनको क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, उनको फर्जी रिपोर्टों के आधार पे, फर्जी बहसों के आधार पे, नकली वीडियो बना करके, गलत तरीके का व्हाट्सएप मैसेज बना करके उनकी ही जनता के बीच में बदनाम कर दिया जाए। अगर सरकार इतनी ही निष्पक्ष होती तो मेरा एक सवाल है, क्यों नहीं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई जो खुलेआम गोली मारने की बात कर रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में दंगा भर